यस स्टार्टेड ना। स्टार्टेड ना सर, मैसेज मिला है? यस सर। ओके सर, ठीक है। सो चलो सर स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में हम लोग सर बेसिक्स को रिसेंट पास्ट में कवर किए हैं। फिर हम लोग मैंने पहले डेफिनेशंस फिर इनकॉर्पोरेशंस के बारे में बातचीत की है। इनकॉर्पोरेशंस क्या है, कंपनी को किस तरह से बनाना होता है, इनकॉर्पोरेट कैसे करना पड़ता है एमसीए के थ्रू से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से। लेकिन फिर हम लोग चले गए, कहाँ पर आ गए सर, चले कहाँ जाएंगे, आना तो पड़ेगा। सर हम लोग आ गए प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, क्या है ये प्रोस्पेक्टस एंड क्या है ये अलॉटमेंट, इसके ऊपर आई थिंक ये 4th लेक्चर्स होने वाला है। आज खत्म कर दूंगा, कुछ भी हो जाए आज खत्म करके ही छोड़ूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जल्दबाजी नहीं, लेकिन आज कंप्लीट हो जाएगा सर। ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इन सिंपल अगर कहा जाए कि सर ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हमें क्या सिखाता है, ठीक है। जब ये सवाल मन में आता है तो आपको बस एक ही बात समझना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का जो कॉन्सेप्ट है इन कंपनीज एक्ट 2013, ये टॉपिक जो है ये एक सेक्शन 23 से लेके 42 तक का एरिया कवर कर लेता है, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस है। इंपॉर्टेंट में अगर बोला जाए तो सेक्शन 23 है, 26 है, 29 है, 31, 32, 25, 28, 27 एंड 40। सिक्योरिटी अलॉटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 39 में बोला गया है, और गलती करने से सजा दिया गया है सर, सजा, ठीक है। सजा माने जिसको बंगाली में या हिंदी में बोलते हैं शास्ति, ठीक है। शास्ति माने समझते हो, ठीक है। सजा तो आई थिंक उर्दू वर्ड है, बट ये शास्ति इंडियन वर्ड है, ठीक है। मैंने इंडियन वर्ड में नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदी के साथ जो भी हो। तो बेसिकली ऐसा विधान है, विधान माने रूल्स, ठीक है। पेनल्टी सर, ऐसा ऐसा टफ वर्ड काहे यूज करते हो? ओके सर, जस्ट ऐसे ही याद आया बोल दिया। सो पॉइंट इज दैट कि आपको पेनल्टी का भी सजा दिया गया है। पेनल्टी माने आप गलती करोगे, कंपनी गलती करेगा, आप माने कौन सर, आप लोग चार्टर्ड बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, केएमपीज हैं बहुत सारे लोग, सीएस तो केएमपीज में आते ही हैं कि मैनेजरियल पर्सन है, या फिर आप कोई भी बड़े रोल में हो सर कंपनी के अंदर, अगर आपसे कुछ गलती होता है तो आपको सजा है। नॉर्मली ज्यादातर केस में फाइन या इस तरह का होता है क्योंकि बिजनेस लॉ है। लेकिन हाँ, अगर बड़ा सड़ा प्रॉब्लम होता है ना तो जेल भी होता है। देखा जाता है कि 1 साल या 3 साल का जेल ज्यादातर प्रोविजंस में दिया गया है, वो बड़ा फ्रॉड करने से सर। पर ये सेक्शन 447 देख रहे हैं सर, ये फ्रॉड का ही सेक्शन है कंपनीज एक्ट। बताऊंगा, आज बताऊंगा कि फ्रॉड कैसे होते हैं। सर पैसा का जगह है। कंपनीज एक्ट बेसिकली इसलिए बनाया गया है क्योंकि कंपनी माने बिजनेस। इंडिया में बिजनेस डेवलप होगा तभी ना देश आगे बढ़ेगा। अब बिजनेस डेवलप तभी हो पाएगा जब देश के अंदर का नियम कानून सही रहेगा। ये बात आप लोगों को बार बार मैं कान में क्यों बताता रहता हूँ, आपके कान में फुसुर फुसुर दिमाग खाता रहता हूँ? क्योंकि सर नियम जितना, ऐसा नहीं कि टफ बना दो तो नियम अच्छा है या फिर इजी बना दो तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। ना तो टफ होना चाहिए ना तो इजी होना चाहिए, जो जरूरत का नियम है वो बता दो बस। और हर काम को जो नियम बनाया गया है उसको फॉलो करना है। नियम तो बहुत सारी चीजें हैं सर, बट फॉलो बहुत कम हो पाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। आई होप दूसरे कंट्रीज में भी होगा, बट मैं दूसरे के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं अपने बारे में, मैंने देश इंडिया के बारे में बात करूंगा, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। सो कहीं ना कहीं नियम है और नियम का पालन भी करना है। अब आपको ये नियम इसलिए जानना है क्योंकि जितना सुंदर से या अच्छे से आप ये सब नियम को या रूल्स वगैरह को, प्रोविजंस को जानोगे, एग्जाम में आपको अलग अलग चैलेंजेस के सामने दिया जाएगा। आपको अलग अलग क्वेश्चंस किया जाएगा कि कंपनीज में ये प्रॉब्लम है तो आप इसको कंपनीज एक्ट के किस सेक्शंस के थ्रू से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो बेसिकली आप कंपनी लॉयर की तरह काम करोगे, है ना। तो इस तरह से आपको नॉलेज लेना है। तो जैसे कि आपको पता है सर, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी को जब मार्केट से पैसा रेज करना होता है, क्या रेज करना होता है? पैसा। सर साउंड थोड़ा सा स्लैंग नहीं लग रहा है, पैसा पैसा कर रहे हो?
सर पैसा को पैसा ही ना बोलेंगे, टाका बंगाली में हम लोग बोलते हैं टाका, ठीक है, टाका को टाका बोलेंगे ना, क्या गलती है इसमें? टाका मैंने टाका, ठीक है, कंपनी को चाहिए टाका, बट वो टाका या पैसा जो है वो कैपिटल है, कैपिटल, ठीक है। कंपनी नीड्स मनी सर, मनी के बिना हनी नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, ये एक माने प्रॉपर कैपिटल रेजिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केट से पैसा रेज करने का एक तरीका है, जिसके लिए सेबी काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों में हमेशा दिखाता रहता हूँ कि पब्लिकली जब कोई कंपनी लिस्टेड होता है, ठीक है, इसका डेटा अवेलेबल होता है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। या अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट लेवल से पैसा रेज करना चाहता है, उसका भी प्रोविजंस है, माने पब्लिक है आप, लेकिन आप प्राइवेटली पैसा रेज करते हो, कैपिटल रेज करते हो, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं बताऊंगा, आज आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ये वाला सेक्शन 42 आज चर्चा कर ही लेंगे सर। प्राइवेट प्लेसमेंट नॉर्मली सर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, इसको सिर्फ इशू ऑफ शेयर बोलना सही नहीं रहेगा, इसको इशू ऑफ सिक्योरिटीज बोल रहे हैं, जैसे शेयर में ज्यादा बात होता है, बट सिक्योरिटीज का मतलब है कि उसमें शेयर भी आता है, डिवेंचर्स भी आता है, ठीक है। नॉर्मली सर मार्केट में कंपनी को बिजनेस करना है, जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो या फिर जो अकाउंट्स का भी ऑलरेडी काफी बचपन से करते आ रहे हो, अभी आजकल मैम के पास भी कर रहे हो, तो आप देखना जब भी कोई अकाउंट्स आप सॉल्व करते हो, फाइनल अकाउंट्स वगैरह, आप देखना बिजनेस के अंदर शेयर कैपिटल रहता है, स्पेशली कंपनी अकाउंट्स में, या फिर उसके अंदर डिवेंचर देखने को मिलता है। तो नॉर्मली एक कंपनी जब बनाया जाता है तो कंपनी का फाइनेंशियल एक स्ट्रक्चर होता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बेसिकली दो पॉइंट आता है सर, एक लोन का, एक ओन का। लोन माने जब दूसरे का पैसा है आप उसको उधारी समझ के ले रहे हो, इसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं धार, ठीक है, धार समझ के, माने बाद में चुकता कर देंगे विथ सूद इंटरेस्ट के साथ। जैसे बैंक इसीलिए बना होता है, या फिर बैंक लोन भी एक लोन है। कई बार क्या होता है कि कंपनी ना पब्लिक को बोलता है कि हमें लोन, पब्लिक लोन देता है, या कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को बोलता है, माने एक कंपनी बी कंपनी को बोलेगा कि भाई हमें पैसा चाहिए, आपके पास पैसा है तो लोन दे दो। हाँ ऐसा होता है सर, एक कंपनी बी कंपनी को लोन दे सकता है, लेकिन उसे लोन नहीं डिवेंचर कहेंगे, ठीक है, डिवेंचर कह देंगे इसको। पब्लिक भी, पब्लिक देता है तो डिवेंचर कह देते हैं। गवर्नमेंट कंपनी मार्केट से पैसा रेज करे ना, उसको बॉन्ड कह देते हैं। कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैसा रेज करता है, उसे भी बॉन्ड कहते हैं। जैसे मानो देश के अंदर वार छिड़ गया, गवर्नमेंट कहता है कि भाई युद्ध लड़ने के लिए हमें और पैसा का जरूरत है, गोला बारूद खरीदना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ना वार बॉन्ड इशू करता है, वो भी एक तरह का लोन है। कंपनी बोलते हैं कि 10 साल का बॉन्ड है या 5 साल का बॉन्ड है, ठीक है, तो आपको बाद में जब देश सही हालत में आ जाएगा, आपको वार का बॉन्ड जो है उसके तहत आपको इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा चुकता किया जाएगा, क्योंकि आज आप देश के साथ हो तो देश आपको बाद में विद सूद आपको चुकता करेगा। होता है सर, ये सब इंस्ट्रूमेंट है देश चलाने का, कंपनी चलाने का। अब चलो देश चलाने का बात तो अभी नहीं बताऊंगा, और जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि हम लोगों को वो चीज नहीं करना है, बट हाँ अगर आप कंपनी चलाना सीख जाते हो तो देश चलाने में एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। बात को समझिएगा सर, हर पॉइंट में दम है। तो पब्लिक कंपनी अगर आप हो तो आप 4 तरीके से पैसा रेज कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस इशू तो आपको करना ही है, जो पब्लिक ऑफर कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी दिखा रहा था आपको स्क्रीन में। जैसे काफी सारा कंपनी, ये जीरोधा के साइड में आया, जीरोधा एक बड़ा फेमस ब्रोकिंग कंपनी है, बट आप इसको डेटा एक्चुअली जीरोधा में नहीं बनाता है सर, जीरोधा तो ब्रोकिंग फर्म है शेयर बाई सेल करने के लिए, लेकिन ये सब इनके थ्रू से भी हम लोग पहुंचते हैं मार्केट में, लेकिन मेनली सेबी के साइड में मिलता है। हर क्लास में दिखाता रहता हूँ और दिखाता रहूंगा, अभी बंद नहीं होगा ये सब दिखाना। DRHP है सर, ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कौन सा सेक्शन में बोला गया है? जैसे ये डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड आ रहा है, जिसको गेम खेलना पसंद है वो सोच सकते हो। ये देखो, मेरे को डायरेक्टली लेके चला गया सेबी के अंदर, और ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया, ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया। ये कंपनी जो है या डेल्टा टेक गेमिंग कंपनी, इंडियन ऑनलाइन गेमिंग मार्केट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग भी नाम सुने होंगे ये सब का, मुझे तो इतना गेम का नॉलेज नहीं है। इनका कैसिनो कैसिनो वगैरह भी है, ठीक है, गोवा सिक्किम वगैरह में। आ, इसका कितना पैसा चाहिए मार्केट से, इसका भी डेटा अभी तक रिवील नहीं किया है, बट रिवील कर देगा, ठीक है।
देखो कुछ अड्डा डॉट गेम्स बोल के हैं, अड्डा52.com बोल के हैं, पोकर 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 होता है ना, उसका भी गेम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली मार्केट में गेमिंग का कंपनी है, और उसके ऊपर बेस करके ये मार्केट में आ रहा है पैसा रेज करने के लिए, और अपना सारा डेटा अपने प्रोस्पेक्टस में बताता है। लेकिन ये प्रोस्पेक्टस जो ये पब्लिक के लिए मार्केट में छोड़ता है थ्रू सेबी, सेबी के परमिशन के बिना नहीं कर सकता कोई भी काम। कौन सा सेक्शन है बोलो, चुप ना रहो। किस सेक्शन के तहत मार्केट में प्रोस्पेक्टस आता है, डीआरएचपी किस सेक्शन के तहत आता है? ये सब पहले ही हो चुका है। सेक्शन, अरे कहो तो सर। 32 सर। 32, थैंक यू सर, सेक्शन 32। ठीक है, सेक्शन 32 के तहत आप ये प्रोस्पेक्टस वगैरह मार्केट में इशू कर सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो सेबी के थ्रू से। अरे और एक मजा का बात देखो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा कोलकाता का है। अरे वाह, कोलकाता अच्छा कर रहा है, अच्छा बात है सर। कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है, और रजिस्टर्ड ऑफिस वेस्ट बंगाल का है। मेन बिजनेस तो गुड़गांव से ही हैंडल हो रहा है, बट बिजनेस यहीं से, दिमाग यहीं का था तभी रजिस्टर्ड यहीं पर हुआ है, वो भी जेसर रोड में। अरे वाह वाह, जेसर रोड मैंने अपना, ये लेक टाउन बांगुर का जो रास्ता है ना, हमारा जो पुराना क्लासरूम है बांगुर वाला, उसके बगल से निकल रहा है। आई थिंक वहीं पर कहीं होगा, अच्छा बात है। चलो सर ठीक है, कितना पैसा चाहिए इनको आप लोग बाद में चेक कर लेना, ऐसे यहाँ पर दिखता है। फ्रेश इशू है 3000 मिलियन का, और ऑफर फॉर सेल है 2500 मिलियन का। अब आई थिंक आपको ये बताने का जरूरत नहीं है, कुल मिला के 5500 मिलियन का पैसा इनको चाहिए। ठीक है, आप काउंट कर लो इसको इंडियन रुपीज में। ये जो फ्रेश इशू क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, यू ऑल नो दीज थिंग्स, ये सब पहले के क्लास में भी बताया गया है, मैं बार बार और नहीं बताऊंगा, छोड़ो। सर कुछ न्यू बताओ, चलो ठीक है मैं न्यू बताऊंगा। तो जिस तरह का आईपीओ में हमेशा दिखाता रहता हूँ, आप लोगों को भी एक अपडेट मिल जाता है, हर हफ्ता कुछ ना कुछ नया कंपनी का डिटेल्स दिखाता रहता हूँ। एफपीओ भी है सर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऑफर फॉर सेल तो अभी मैं दिखाया आपको कि कंपनी को 5500 मिलियन चाहिए, उसमें से कंपनी कितना मिलियन बता रहा है सर, 5.5 में से 2500 मिलियन ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो कंपनी का पुराना शेयर होल्डर है वो अपना कुछ शेयर का चंक ना न्यू शेयर होल्डर को बेचना चाहता है, क्योंकि काफी दिनों से कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है सर, तो कुछ पैसा चाहिए अभी तो जिनको लगता है कि अगर ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है ना, अभी तो डेटा पूरा निकला नहीं है, ऐसे प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल्स है। अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल्स वगैरह चेक करना चाहते हो, देखो लास्ट दिन मैं बताया था इनके बारे में, बुक रनिंग लीड मैनेजर, ये कौन है जो कंपनी का पैसा को रेज करने में काम करते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं सर, एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल्स, रजिस्टर का काम करते हैं बहुत सारे बड़े बड़े फार्म, जैसे केफिन टेक बोल के हैं। आगे आप लोग ये सब जगह में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रोल के लिए सोचते हैं सीएस वाले, कि भाई हमें ऐसा कंपनी में कुछ मौका मिल जाए। बिल्कुल सर, अच्छा मौका है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मार्चेंट बैंकर, ठीक है, ये सब काम होता है। और ये देखो सर, और ये पूरा काम जो करता है ना कंपनी के बिहाफ में, वो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। ये देखो, जैसे क्या नाम बताया, अनन्या गोडबोले, मराठी टाइटल है, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, तो इनका काम होता है पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह करना, और फिर लीगल मैटर को पूरा लिस्टिंग करना। तो नॉलेज चाहिए सर काफी डिटेल्स में, तभी जाके आप ये सब चीजें कर सकते हो। तो ये इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लॉ के साथ साथ रियल लाइफ चीजें को पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना जानोगे, और प्रॉब्लम भी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। इसमें कंपनी का सारा मैटर रहता है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर है तो प्रोस्पेक्टस ओरिजिनल में पढ़ो ना, किताब तो पढ़ ही लोगे, किताब में तो बस लिखा रहता है ऐसा करने से वैसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। रियल में क्या होता है, पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, चलो सर आप बहुत ज्यादा ज्ञान दे देते हो। ओके सर, ज्ञान नहीं देंगे, चलो ठीक है। अच्छा 23 सबसेक्शन 1, 23 सबसेक्शन 2, ये सब सब हो चुका है। ठीक है, आज ना कुछ नया बात करते हैं। अच्छा इसको बताते बताते मैं आपको ऑलरेडी बीच बीच में भी कुछ फाइन के बारे में बता दिया, कुछ एग्जांपल्स भी करवा दिया। ये सर आप तो सब करवा दिए, ऐसा ऐसा बात करते हो जैसे सब हो गया। नहीं सर, जितना हुआ है उतना तो बोलूंगा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि सिक्योरिटी अलॉटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, हुआ था कि नहीं हुआ था सर, कह दो जरा।
लास्ट क्लास में बोला था मैं सिक्योरिटी अलॉटमेंट प्रोसेस, हाँ या ना? हाँ सर। होता है ना? हाँ, मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी था, अच्छा था। अच्छा चलो ये बात करते हैं, प्रोस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट हुआ तो क्या होगा? चलो अच्छा पॉइंट है, प्रोस्पेक्टस में बात कर रहे हैं, तो अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गलत बात लिख दिया तो क्या होगा? मजा आएगा सर, है ना? मजाक थोड़ी है, लेकिन फिर भी गलती हो जाते हैं, या फिर कभी कभी जानबूझ के भी लोग करते हैं। जिनका फ्रॉड करने का मेंटेलिटी हो ना, वो कैसे भी करेगा फ्रॉड। यही तो प्रॉब्लम है, फ्रॉड का मेंटेलिटी अगर एक बार मन में आ जाए ना, वो कर ही लेता है। तो एक कहानी सुन रहे थे, एक टीचर है, उनसे ही एक कहानी सुन रहे थे, यूट्यूब में ये गाया था। तो कोई एक डैकॉइट है सर, चोर बेसिकली, लेकिन बड़ा हो गया तो डाकात हो गया सर। तो डैकॉइट है उसका, वो काफी चोरी चमारी किया सर, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में। तो वो पकड़ा गया और उसको ना फांसी का सजा सुनाया गया है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? फ्रॉड का कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि फ्रॉड कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बड़ा अच्छा था, मोरालिटी स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो उसको जब पकड़ा गया और उसको जब सजा सुनाया जा रहा है, और फांसी का सजा सुनाया गया क्योंकि उसने बहुत गंदा गंदा काम किया है। तो फिर उनको ना फांसी से पहले नॉर्मली एक, हमारे देश में भी है, दूसरे देशों में भी होता होगा, कि एक आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं ना सर, ये आपका जिंदगी का या अंतिम कोई इच्छा है तो बताओ, पूछते हैं ना ऐसा, जिसको सजा दिया जाता है। तो उसे भी पूछा गया कि अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? वो डेकोइट का बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, जिसने खराब खराब काम करके अभी फांसी का सजा में लटक रहा है। तो जब माँ से मिलना अच्छा बात है ना, कोई भी अपने माँ से मिलेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो जेलर साहब ने माँ से मिलवाया उनको। तो माँ से मिलने के बाद ना उन्होंने माँ को प्यार से गले लगाने के बजाय माँ के कान को अपने दांत से काट दिया। कान में जहां मौका मिला काट दिया, क्योंकि हाथ तो उसका बंधा हुआ था। तो बहुत जोर से काटा, खून निकलने लगा माँ का। तो फिर सबने बोला कि ऐसा क्यों किए? तो डेकॉइट बोल रहा है कि अगर बचपन में जब मैं स्कूल में दोस्तों का पेंसिल रबर चुराया करता था, तब मेरा माँ बड़ा खुश होते थे कि बेटा बेटा तू बड़ा हो गए बहुत बड़ा काम करेगा। उसी टाइम पे अगर मेरा माँ मेरे को चांटा मारता या थप्पड़ लगाता या बहुत मारता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो माँ का रोल बहुत बड़ा होता है सर। ये फ्रॉड का जो बेस है ना, वो बहुत बड़ा है, इसलिए सोसाइटी में माँ माँ बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ, बच्चा पैदा करने से माँ नहीं हो जाता। इसमें सच में यार, फ्रॉड का कॉन्सेप्ट जब भी दिमाग में आता है ना, फ्रॉड ऐसे नहीं होता है। फ्रॉड घर पे सिखाया जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, एक दो एक्सेप्शनल केसेस होगा कि गुंडा का बच्चा टीचर बन गया या सच में नेक बन गया, वो बहुत रेयर है। लेकिन ज्यादातर केस में ये सब बाई प्रैक्टिस मिल जाते हैं, बढ़ावा मिलता है। जो भी हो, आई होप आपको बात समझ में आया कि सर फ्रॉड क्यों बंद नहीं होता, क्योंकि फ्रॉड का जो असली सीख है ना, उसका जड़ घर के अंदर है। छोड़ो सर, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गया। लेकिन अभी हम लोग मोरल बात तो नहीं कर सकते ज्यादा, तब ये मोरल क्लास हो जाएगा। तो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ कि अगर शेयर वगैरह में, तो क्या है ना, रोज रोज ये सारा दिन मार्केट शेयर बिजनेस बात करते करते कभी कभी मुझे भी लगता है थोड़ा मोरालिटी सुन लो। तो कहने का मतलब इतना है कि अगर आप शेयर के नाम पे लोगों से फ्रॉड करते हो, पब्लिक को पैसा चाहिए, जैसे हमारा ये कंपनी, जिस कारण से आपको पैसा रेज करने के, जैसे डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड, पर्पस क्या है भाई आपका? गेमिंग बिजनेस डेवलप करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, ठीक है। मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में काफी सारा डिटेल्स पढ़ाई गई हैं, एमओए एओए, जिसमें कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बताता है। आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाया गया है सर, जिन्होंने क्लास नहीं किया बाई चांस,
बेसिक्स का, वो पढ़ लो एक बार सर, वहां पर बहुत बात किया गया है। तो अगर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है गेमिंग डेवलप करना, तो वो जो पैसा आपसे ले रहा है वो उससे वो काम करे, गलत काम पे ना लगाए। रिसेंटली कोलकाता में ऐसा ही एक केस बना था, एक गेमिंग ऐप है, कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, एक रियल फाइनेंशियल स्कैम हुआ था। उसने एक गेम बनाया, ठीक है, तो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड किया मतलब लोगों ने, और वो गेम खेल के ना पैसा जीता जाता था। तो क्या करता था, जिसने गेम को डेवलप किया, फिर प्ले स्टोर में उसको डाला, तो फिर पहले-पहले ना लोगों से सब्सक्रिप्शन लेता था कि गेम खेलने के लिए, जैसे लूडो वगैरह में भी होता है ना, लूडो किंग वगैरह, वैसे ही अगर आप पैसा देके खेलना चाहते हो तो कोई 50 टका जमा कर रहा है, कोई 100 रुपया जमा कर रहा है, कोई 25 रुपीज़ जमा कर रहा है। तो स्टार्टिंग में ना आपको पैसा देता रहेगा 25, 50, 100। तो इसके बाद धीरे-धीरे आपका जैसे एक ग्रीडीनेस आ जाता है, फिर वो पूरा पैसा ना वो और ज़्यादा पैसा देगा, और जीतेगा और पैसा देगा। अब जो गेमिंग का ओनर था ना, वो क्या किया, उसके पास डिपॉज़िट का पूरा राइट था। उसने क्या किया, वो सारा डिपॉज़िट को हड़प लिया, सारा डिपॉज़िट को हड़प लिया और गेमिंग को ही बंद कर दिया। करोड़ों का स्कैम किया। पार्क स्ट्रीट थाना का केस था, और जो गेमर था वो मोस्ट प्रोबेबली खिदिरपुर एरिया से कहीं था। बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था। अब आगे उसका क्या हुआ और खबर नहीं मिला मुझे। बट आप समझ रहे हो ना, एक ऑब्जेक्टिव के लिए आप आते हो और आपके माइंड में कुछ दूसरा चल रहा है। फ्रॉड, ठीक है? आप लोगों को गेम खेलने बोल रहे हो, ठीक है, एक मॉडरेट वे में, कोई 50 दे रहा है, 100 दे रहा है, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, ठीक है? जीतेगा तो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पैसा आप पूरा रख लोगे। ठीक है, आप अपना एक कमीशन के हिसाब से एक प्रॉफिट का हिस्सा ज़रूर रख सकते हो कि भई आप 50 टका दोगे, अगर आप 50 देके 100 जीतते हो, तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट मैं ले लूँगा, ठीक है? उसके बाद आपको बाकी पैसा दिया जाएगा। मेबी 10 टका रख लो, बहुत होता है रे, बहुत होता है। अगर 5 टका 10 टका भी रखा जाए तो बहुत होता है, क्योंकि करोड़ों लोग खेल लेता है, जो पॉपुलर गेम होता है। लेकिन आपने क्या किया, सारा पैसा हड़प लिया, और उसके घर से पूरा कैश मिला था। पता नहीं उसको बैंक से जब वो कैसे निकाला था, और सब सारा पैसा किस तरह से उनको, और पॉलिटिकल कुछ बैकिंग था, मुझे खबर मिला था, वो न्यूज़ आया था कि पॉलिटिकल बैकिंग है। बड़ा स्कैंडल था। मतलब पावर अगर नहीं रहेगा ना, नहीं तो बैंक से आप इनकैश कैसे कर रहे थे? और सारा कैश मिला था उनके घर से, जब ऑफिसर्स उनको मतलब पकड़ा था। घर पे सिर्फ कैश ही कैश, मतलब करोड़ों कैश के बीच में पड़ा हुआ है। बाद में पता चला गेमिंग कंपनी के थ्रू से ऐसे गेम बना के पैसा कमाया और लूटा लोगों का पैसा। जो भी हो, ये कंपनी बड़ा कंपनी है, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि फ्रॉड बहुत बड़ा बड़ा लेवल का हो सकता है। अब आपको वही मैं बताने जा रहा हूँ कि सर, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, ठीक है? अगर आप लोगों को भड़का के उनसे पैसा लेते हो, या गलत इंफॉर्मेशन के थ्रू से प्रोस्पेक्टस पे गलत बात बताते हो, इन कॉमन पैरालेंस, चलो अब किताबी बात कर लेते हैं। आइडिया तो लग गया आप लोगों को। मुझे पता है, मैं जब गप्पे सुनाता हूँ, किसी के मन में ऐसा चल रहा होगा, सर मतलब ज्यादा स्टोरी हो जा रहा है। कोई सोचता है सर अच्छा लग रहा है लेकिन कोई सोच रहा है सर किताब से पढ़ा दो ना, सेक्शन सब सेक्शन भी बता दो सर। इन कॉमन पैरालेंस, मिसस्टेटमेंट इज द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग दैट इज फॉल्स और नॉट एक्यूरेट, ठीक है? मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? बात है, या फिर एक्यूरेट नहीं है। इट कुड आइदर बी ड्यू टू कमीशन और ओमिशन और बोथ। या तो आप कमीशन बने जानबूझ के, ठीक है, या ओमिट हो गया, ठीक है, कमीशन या ओमिशन, कुछ भी हो सकता है। मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज अ सीरियस ऑफेंस which attract the provisions of section 34 and section 35 Companies Act 2013. Liabilities can be classified, क्या है? सिविल लाइबिलिटी भी होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी होते भी होता है। सिविल में ऑब्वियसली सजा थोड़ा कम होते हैं, क्रिमिनल में सजा बढ़ जाता है। लॉस और डैमेज इज एन एसेंशियल कंडीशन। सिविल लाइबिलिटी तब होता है, अब देखना जाएगा कि कितना लॉस है, कितना डैमेज है। सिविल प्रोसीडियर कोड लगता है, कोड बने लॉ 1908 सीपीसी एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये सब लॉ आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, ये कोर लॉ जो पढ़ते हैं ना उनको पढ़ाया जाता है। हाँ, सीएस वाले स्टूडेंट हल्का फुल्का पढ़ते हैं, उनका एक पेपर होता है सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, जूरिस्प्रूडेंस बोल के,
उसमें उनको हल्का सा टच एंड गो एरिया मिलता है, ताकि सीए या सीएमए को ये सब डिटेल्स नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बात को समझो। तो सिविल लाइबिलिटी में लॉस डैमेज इज एन एसेंशियल कंडीशन, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एप्लीकेबल हो जाते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट द काउंटर पार्टी, माने आप किसी को धोखा देने के लिए, ठीक है, धोखा देने के लिए कर रहे हो। क्रिमिनल लाइबिलिटी, इसको इसको बोलते हैं मेंस री, ये वर्ड भी बहुत पॉपुलर लैटिन वर्ड है सर। ये सब कोर लॉ का मैटर है। हम लोग तो कोर लॉ में बात ज्यादा नहीं कर पाते और जरूरत नहीं है सर, लेकिन इतना जानो मेंस री का मतलब होता है गिल्टी माइंड। ठीक है, गिल्टी माइंड माने आपके मन में चोर था। वो डेकॉइट का कहानी क्यों बता रहा था शुरू में वो जो डेकॉइट का कहानी में बता रहा था, क्यों बता रहा था? जानबूझ के अगर कोई गलती करता है ना, वो बहुत भयंकर चीज है। और वो जानबूझ के गलती जो होता है ना, वो रातों रात नहीं होता है, बहुत दिनों से बनता है सर। बहुत खतरनाक चीज है, सोशल प्रॉब्लम है। जो भी क्राइम हम लोग आसपास में सुनते हैं, देखते हैं, इसको सुधार करने के लिए ना, ये सिर्फ पैसा वाला एडुकेशन से काम नहीं चलेगा। पूरा सोशल रिफॉर्म चाहिए सर, एथिकल रिफॉर्म चाहिए, मोरल रिफॉर्म चाहिए, तब जाके ये सब चीजें खत्म हो सकता है। और इसके लिए बहुत कोर लेवल में जाके काम करना पड़ेगा, चाहे वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे वो दूसरा टाइप का। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत अलग अलग तरीके का फ्रॉड या गलतियां होता है, जो भी हो। मेंस री गिल्टी माइंड इज एन एसेंशियल कंडीशन। क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड 1973 एप्लीकेबल हो जाते हैं। ऑफेंस इज रिगार्डेड एज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, ऐसे केसेस में आपका जो ऑफेंस है, मैंने अपना जो गलती है, उसको देश के अगेंस्ट में या राज्य के अगेंस्ट में, ठीक है, स्टेट माने यहाँ पर एक देश को भी स्टेट समझा जा सकता है, ठीक है, एक स्टेट को भी समझा जा सकता है, माने आपका गलती का लेवल और बड़ा हो जाता है, तब आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी का सजा मिलता है। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, अरे आ रहा है समझ में? बोलो जरा। हेलो, सब कनेक्टेड है मेरे साथ? किसी का आवाज नहीं आ रहा? यस सर। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं कहाँ तक क्या है। जैसे क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इज प्रोस्पेक्टस, तो चलो देखते हैं सेक्शन 34 क्या बोलता है इसके बारे में। The provision of section 34 which mention criminal liability for misstatement in a prospectus are stated under. Where a prospectus issued, circulated or distributed under chapter 3 includes any statement which is untrue or misleading in nature, in form or context in which it is included, or where any inclusion or omissions of any matter, मैंने कोई चीज अगर आप इंक्लूड करते हो जो कि सही नहीं है, या फिर कोई सही बात आप ओमिट कर देते हो, ठीक है, जो आपको कहना चाहिए था कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑफ एनी मैटर इज लाइकली टू मिसलीड, या फिर कोई मैटर जो लोगों को मिसलीड करता है, एवरी पर्सन हु ऑथराइज टू इशू सच प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोस्पेक्टस को इशू करने का ऑथोरिटी रखा था, सारे के सारे लायबल माना जाएगा 447 के तहत। एक्सेप्शंस भी हैं, इट इज प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन इफ ही प्रूव्स दैट, अगर वो ये प्रूव कर देता है, अगर कोई बंदा या कोई पर्सन या कोई व्यक्ति प्रूव कर देता है दैट जो भी गलत स्टेटमेंट या मिसलीड स्टेटमेंट या फिर कोई स्टेटमेंट को जो जरूरी चीज था उसको हटाया गया, ओमिशन किया गया या इंक्लूड किया गया, was immaterial, or that he had reasonable grounds to believe and did up to the time of issue of prospectus believe that the statements was true or the inclusion or omission was necessary, ठीक है, अगर वो ये चीज प्रूव कर देता है कि अगर कोई चीज हटाया गया है तो उसके पीछे कारण था या वजह था, ठीक है, और वो उतना भी मटेरियल नहीं है, मटेरियल माने वैल्यूएबल नहीं है, इमटेरियल माने लेस वैल्यूएबल सर, ठीक है, माने उतना मैटर नहीं करता, उतना मायने नहीं रखता, ठीक है, लेस वैल्यूएबल,
तो कहने का मतलब है अगर वो प्रूव करना पड़ेगा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में जब आपको पूछा जाएगा भाई इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लॉ कुछ भी मैटर में बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट था, बट आपको प्रूव करना है क्योंकि आप एक ऑथराइज पर्सन हो कंपनी की तरफ से। नो डाउट आप नॉलेजेबल कोई चार्टर्ड हो या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो, ठीक है, या फिर सीएमए हो जो कंपनी के पूरा बिजनेस मैटर को देखते हैं, वैल्यूएशंस को देखता है, कोई भी हो सकता है। सो इट इज प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन प्रूव्स दैट, if he proves that such statement or omissions was immaterial or that he had reasonable grounds to believe and did up to the time of issue of prospectus believe that the statement was true and or the inclusion or omission was necessary, prove करना पड़ेगा, ठीक है। The provision of section 447 are given later in the chapter। चलो आगे इसका बारे में और डिटेल्स होगा 447 के अंदर। तो ये बेसिकली क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है। सिविल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस क्या बात करता है सर? ये सेक्शन 35 का मैटर है। सेक्शन 35 contains the provisions related to civil liability for misstatement in a prospectus. Liabilities are of persons involved where a person has subscribed for securities of a company। सिक्योरिटी माने या तो आप शेयर सब्सक्राइब किए हो या फिर आप कंपनी का डिवेंचर लिए हो, ठीक है। आज ही एक डिवेंचर का स्टोरी आया था, मैंने न्यूज आया था, मैं देख रहा था आज या कल कहीं तो देख रहा था सर, डिवेंचर कंपनी ने इशू किया, काफी सारे ट्रांचेस में इसका डिवेंचर इशू चल रहा है। मैं सोच रहा था लेने के बारे में बट भूल गया बात बीच में। इंडिया बुल डिवेंचर का अभी इशू किया था सर। इंडिया बुल हाउसिंग, हाँ ये देखो सर, मैं बोला ना रिसेंट, ये बहुत सारा, ये पहले भी काफी दिनों से चल रहा है इनका, काफी बड़ा अमाउंट का ये इशू कर रहा है। ये देखो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बोल के एक फेमस हाउसिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, माने लोग घर बनाते हैं तो इनसे लोन लेते हैं सर, ठीक है। ये देखो, ये देखो ट्रांच 1 इशू ओपन, ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन से 10,000 का। ये शेयर नहीं है, ये डिवेंचर है। लीड मैनेजर यहाँ भी होते हैं, जैसे शेयर में। ये देखो सर, ये कंपनी का जो डिटेल्स आपके सामने में रखा था, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। ये जो कंपनी गेमिंग कंपनी है, शेयर इशू के लिए आया है, और अभी मैं आपके सामने जो रखा है ये डिवेंचर के लिए आया है सर। क्या लिखा है? पब्लिक इशू ऑफ सिक्योर डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल माने जिसको आप डिवेंचर में शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको कितना इंटरेस्ट देगा? 10.15% पर एनम प्लस एडिशनल इंसेंटिव 0.25% पर एनम, अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। नॉर्मली बैंक से ज्यादा ही दे रहा है, ठीक है सर। इसको अच्छे से छानबीन करना पड़ता है, कंपनी का फाइनेंशियल पूरा डिटेल्स देखना पड़ता है, कंपनी फेलियर तो नहीं होएगा, ठीक है। क्रिसिल का रेटिंग देखना पड़ता है। ये देखो इसको क्रेडिट रेटिंग मिला है AA, स्टेबल है बिजनेस इसका। AAA भी हाईएस्ट रेटिंग होता है सर, इसको AA मिला है, ठीक है। मैंने आप बिलीव कर सकते हो थोड़ा रिस्क है, रिस्क तो रहते रहेगा ही सर, प्राइवेट कंपनी है। सरकारी कंपनी में रिस्क सबसे कम होता है लेकिन रेट इतना हाई नहीं होता है। उन सरकारी केस के में सिक्योर होता है बट हार्डली 8% मिलेगा, फिर भी 2-3% कम ही मिलेगा। रिस्क लेवल हाई रहने से इंटरेस्ट लेवल में हाई हो जाता है। आप प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ आ रहा है सर? जो भी बातें हो रहा है ना ये सब रियल लाइफ में कैसा होता है, ये देखो प्रोस्पेक्टस, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया। अब कंपनी को जो भी चाहिए सारा डिटेल्स इसके अंदर है, कौन कंपनी मार्केट से पैसा रेज करने में हेल्प कर रहा है, रजिस्टर्ड कौन है, कंपनी का डिटेल्स चाहिए, प्रोस्पेक्टस पढ़ो पता लगेगा। लेकिन सर प्रोस्पेक्टस कैसे पढ़े, कैसे पता करें कंपनी के बारे में? देखो सर, आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में चाहे डिवेंचर हो या शेयर हो, इसमें एक चीज बताऊंगा, हमेशा बताता रहूंगा कि आपको ना 2-3 चीजों में नॉलेज बहुत डिटेल्स में होना चाहिए। आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए एकदम कोर लेवल पे, जितना बेहतर कर पाओ सर, ठीक है। डिटेल्स थॉरो स्टडी चाहिए, नॉलेज एकदम प्रैक्टिस। जो CA CMA वाले बहुत डिटेल्स में अकाउंट्स पढ़ते हैं, आपको लॉ का नॉलेज होना से आपको काफी फायदा होगा, ठीक है, स्पेशली बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ। और आपको साथ में फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, और कॉस्टिंग, अगर आप कंपनी का बिजनेस को अंदर से समझना चाहते हो तो कॉस्टिंग का नॉलेज बेहतर करोगे तो वैल्यूएशन समझ में आएगा। मैंने कंपनी कैसे कमाता है, मार्केट स्ट्रक्चर की, वो अंदर का बात करता है।
और आपका फाइनेंस भी स्ट्रांग है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप बिजनेस का जो सोच है, जो कंपनी चाहते हैं उसका एनालिसिस कर सकते हो। मैंने अकाउंट्स को एनालिसिस करना है तो फाइनेंस समझना है। और मजा का बात यही सर, सीए, सीएस एंड सीएमए को एज वेल एज कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम लाइक सीएफए, एसीसीए, ठीक है, ये सब फॉरेन कोर्स है, बट इंडिया का बात करूं तो एसीए, सीएस, सीएमए को ये मौका सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। इससे ज्यादा मौका इंडिया में किसी भी कोर्स में लोगों को नहीं मिलता होगा। हाँ, आईआईएम, एमबीए, फाइनेंस वगैरह जो लोग करते हैं उनको डिटेल्स नॉलेज मिलने का मौका मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मत गवाओ सर, आप लोग खुद नहीं जानते। आज आप स्टूडेंट हो, जब आप और बड़े हो जाओगे ना, जब एक फैमिली वाले हो जाओगे, तब आप ना बोलोगे कि भाई पढ़ने के टाइम पे सर बोला था, बार बार बोला था, हम लोग सुने ही नहीं, हम लोग सर का बात सुने ही नहीं। ये दिन नहीं आने देना सर, ठीक है, ये नौबत नहीं आना चाहिए। पढ़ते रहो, एग्जाम का नहीं है तो ऑटोमेटिक पार होगा। जिंदगी का बात करता है ना, ये सब चीजें बहुत हेल्प करेगा आपको। चलो ठीक है, तो ये आपको अगर मैं दिखा दिया भी, चल रहा है लाइव, ठीक है। अच्छा, सिविल लाइबिलिटी और मिसस्टेटमेंट में क्या होगा देख लेते हैं। सेक्शन 35 कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिविल लाइबिलिटी और मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। Liability of a person involved where a person has subscribed for security of a company acting on any statement included or the inclusion or omission of any matter in prospectus which is misleading and has sustained any loss or damage as consequence thereof, ठीक है। The company and every person who is a director of the company, who is a director of the company at the time of the issue of the prospectus, who is then authorized himself to be named and is named in the prospectus as a director of the company or has agreed to become such director either immediately or after an interval of time, वो लाइबल हो जाएंगे सर। सिंपल बात है, डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी को चलाता है सर, ठीक है, तभी तो उसका नाम डायरेक्टर है। एक मूवी अच्छा होगा कि खराब होगा डिपेंड करता है सिनेमा डायरेक्टर पे, तो डायरेक्टर का बड़ा रोल प्ले है। प्रोमोटर माने जो कंपनी ने जिन्होंने कंपनी बनाया है, ठीक है, प्रोमोटर। ऑथराइज्ड इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे एक्सपर्ट के तौर पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग जो कंपनी के अंदर का डायरेक्टली नहीं होते बट एक्सपर्ट सर्विस मिलता है उनको, ठीक है। एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट सेक्शन 5 सबसेक्शन 26 सबसेक्शन 20, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सेक्शन 26 सबसेक्शन 5, without prejudice to any punishment to which any person may be liable under section 36, be liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage। अगर आप प्रोमोटर हो, डायरेक्टर हो, एक्सपर्ट्स हो, एक्सपर्ट माने नॉर्मली सीएस, सीएमए का ही बात करता है, लॉयर का बात करता है, जिनको एक्सपर्ट माना जाता है। इसके बारे में शायद मैंने पहले भी एक्सपर्ट्स का डिटेल समझा दिया था कि हु इज एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो आप समझ लो सर, आप लोग ही एक्सपर्ट हो। अच्छा, एक्सेप्शंस सर, सजा किसको नहीं मिलेगा, माने अगर डैमेज होगा तो इनको अपने पॉकेट से देना है। नो पर्सन शैल बी लायबल इफ ही प्रूव्स, माने आप अपने आप को बचा सकते हो कैसे, कौन मतलब चाहे डायरेक्टर हो, प्रोमोटर हो, एक्सपर्ट्स हो, वो अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, हाउ ही कैन सेव हिमसेल्फ, दैट हैविंग consented to become a director of the company withdraw his consent before the issue of prospectus। हाँ, वो डायरेक्टर बनने के लिए अपना कॉन्सेंट दिया था, बट प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले उन्होंने अपना डायरेक्टर पोस्ट विथड्रॉल कर लिया था, रिजाइन दे दिया था, एंड दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज अथॉरिटी, और वो उनके अथॉरिटी के बिना इशू हुआ है। मैंने आप अपने आप एक बड़े पोजीशंस में हो, ध्यान से सुनना बात को, आप एक बड़े पोजीशंस पे हो, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आपके सामने खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, और आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। नशा में ना रहे सर, ठीक है, नशे में ना रहे, आपके आंखों के सामने गलत होगा और आप बोलोगे, आप पोस्ट में हो और आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, इतना बड़ा गलती हो गया है, आप क्या कर रहे थे, ठीक है। अगर आप अपना लाइबिलिटी को नहीं मानना है आपको, या फिर अगर आप अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हो, तो फिर आप प्रॉस्पेक्टस इशू होने से पहले अपना नाम हटाओ सर, रिजाइन करो, रिजाइन करो बोर्ड के सामने, रिजाइन करो, तब जाके आप बच सकते हो। मैं गलत काम तो बोलते हैं ना, फंस गया, अरे बंदा फंसता नहीं है, चाहे कोई भी हो, मैं भी फंस जाता हूँ शायद कभी कभी, लेकिन बंदा तभी फंसता है जब उनके भी मन में चोर रहता है। That the prospect is issued without his knowledge,
हाँ, ये भी एक हो सकता है कि उसको पता ही नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, साइन कर दिया, एंड दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स इशू ही forthwith gave a reasonable public notice। जैसे ही उनको पता चला वो पब्लिक नोटिस दे दिया, that it was issued without his knowledge or consent। दुनिया को बता दो कि मैंने नोटिस दे दी। That as regard every misleading statement purported to be made by an expert or contained in what purports to be a copy or an extract from a report or valuations of an expert, it was a correct and fair representation of the statement। expert का एक रिपोर्ट ले लो और एक करेक्ट कॉपी ऑफ एक करेक्ट फेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए रिपोर्ट और वैल्यूएशन, जैसे ऑडिट रिपोर्ट हो गया, लीगल रिपोर्ट हो गया, सीएस ऑडिट का हो गया, कॉस्ट ऑडिट का हो गया, समथिंग, ठीक है। एंड ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव एंड डिड अप टू द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस believe that the person making the misstatement was competent to make it, and that he said that the said person had given the consent required by subsection 5 of section 26 to issue a prospectus and had not withdrawn that consent before filing of a copy of the prospectus with the register or the defendant knowledge before allotment thereon। है ना, वही बात कि अगर आपको लगता है कि जो भी डिटेल्स दिया जा रहा है ये गलत है, आप एक एक्सपर्ट्स का वैल्यूएशंस करके उसका रिपोर्ट सबमिट कर दो, कंपनी के अंदर कर दो, ठीक है, तो फिर आप बच सकते हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी व्हेन प्रॉस्पेक्टस इशूड विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, ठीक है, समझ रहे हो सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी माने जितना बड़ा आपका गलती होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, आप पर्सनली अनलिमिटेड लायबल हो जाओगे। माने कंपनी का जितना ऑब्लिगेशंस बनेगा ना, कंपनी का जितना ऑब्लिगेशंस बनेगा पूरा आपको चुकाना पड़ेगा। डिफ्रॉड माने जब किसी से आप इलीगली पैसा लेते हो, illegally पैसा लेते हो, where it is proved that a prospectus has been issued with intent to defraud the applicants for the securities माने शेयर और डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, or any other persons of any fraudulent persons, every person referred to in subsection 1 shall be personally responsible without any limitations of liability। कोई लिमिट नहीं रहेगा for all or any of the losses or damages that may have been incurred by any person who subscribe to the securities on the basis of such prospectus। मतलब गलत चीजों के ऊपर बेस करके जिन्होंने भी प्रोस्पेक्टस लेके माने शेयर लेके फंस गया या डिवेंचर लेके फंस गया, उन सबको आपको वापस करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स आपको हेल्प कर सकता है कि सर कैसा होता है, आप थोड़ा बता दो। चलो मैं क्या बताऊं, यहाँ पर बताया है, सुन लो सर। एन अलॉटी ऑफ शेयर्स माने जिनको शेयर अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, एन अलॉटी ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी ब्रॉट एक्शन अगेंस्ट ए डायरेक्टर in respect of false statement made in the prospectus। The director contended that the statements were prepared by the promoters। Director ने बताया कि ये promoter ने बनाया and he simply relied on them। Is the director liable under the circumstances? सर आप डायरेक्टर हो, पद का, डायरेक्टर पद का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? डायरेक्टर का कोई कोई छोटा मोटा पद नहीं है ये। हाँ, से फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दिखा देता हूँ। कभी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करो सर, ठीक है। ऐसे जब आप लोग अकाउंट्स का रिपोर्टिंग बनाओगे ना, तो एक्चुअली जो कंपनी का जो मतलब जो फाइनल लेवल अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट रिपोर्टिंग बोलते हैं उसको। सीए सीएमए को काफी डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, सीएस हल्का फुल्का नॉलेज रखता है। तो ये रिपोर्टिंग वगैरह जो होते हैं ना, एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट के लिए होता है, और इसी के लिए दुनिया के लोग वेट करते रहते हैं कंपनी का रिपोर्ट कब आएगा, रिपोर्ट कब आएगा। और उसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं, लीगल रिपोर्ट भी शामिल होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो रहेगा ही सर, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट रहेगा, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मटेरियलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, सोशल गवर्नेंस, कस्टमर्स प्रोपोजिशंस प्लेटफॉर्म, क्या नहीं रहता है एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर, तो सारा चीज रिपोर्ट में शामिल होते हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जब एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जैसे ये अदानी का रिपोर्ट है, ठीक है, अदानी का शेयर वगैरह में क्लास चलता है ना सर, तो उसमें पढ़ाने का जरूरत पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, या फिर जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करते हैं ग्रुप 2 लेवल में, ठीक है, उनको भी मैं दिखाता रहता हूँ। तो मैं आपको जस्ट एक चीज दिखाता हूँ। कंपनी के जब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगा ना, एक सेकेंड, बहुत बड़ा होता है सर, 400-500 पेज का होता है। लोग तो पहले पेज गिनना चालू कर देता है। अरे भाई पेज बाद में गिन लेना, पहले मतलब तो देखो,
इंटरेस्ट ग्रो करो सर, पेज के पीछे पड़े रहने से थोड़ी कुछ होता है जिंदगी में। कितना किलोमीटर चलोगे पहले ही देख लोगे ना तो फिर चल नहीं पाओगे। चलने का मजा लो तब जाके कर पाओगे। एवरेस्ट के ऊंचाई देख से जो डर गया ना वो कभी एवरेस्ट नहीं चढ़ पाएगा। जैसे हम लोग को चढ़ना नहीं है, बट जो लोग करते हैं ना, तीर्थ यात्रा वगैरह करते हैं, पहले ही डर जाएगा तो क्या यात्रा करेगा। जैसे देखो, गौतम अदानी इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, करण अदानी इज अ होल टाइम डायरेक्टर, कमलेश बागिया इज अ कंपनी सेक्रेटरी, एक्सपर्ट्स, दीपक महेश्वरी सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, सीएसईएमए वगैरह नॉर्मली यही से पोस्ट होल्ड करते हैं। ये आपका इधर आपका हो गया कौन, ये बाहर का बंदा है, कंपनी का नहीं। कार्तिकेया रवाल ऑडिटर है सर फॉर डेलॉयट हस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी, मैंने ये पार्टनर चार्टर्ड फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में इनका पार्टनर है कार्तिकेया रवाल, ये ऑडिटर है। कंपनी का नहीं होता ऑडिटर, ऑडिटर हमेशा न्यूट्रल होता है, बाहर का होता है। ऑडिटर रिपोर्ट तो अपना दे देगा फाइनेंशियल लेवल में, उसको दुनिया मानता है। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिटर के नाते बहुत बड़ा काम करता है सर। और जो फिर सीएफओ होता है, जो सीएस होते हैं, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, वो तो काफी बड़ा काम करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने आप ही का बिजनेस है, नॉर्मली प्रोमोटर लेवल पे ही डायरेक्टरी होता है ज्यादातर केस में, बट नॉट मे बी आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है कि जो प्रोमोटर है वो डायरेक्टर नहीं है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि यस, डायरेक्टर इज लायबल, द डायरेक्टर शैल बी। लेकिन आप यस बोलने से नहीं चलेगा, प्रमाण करना पड़ेगा आपको। लॉ है ना, तो प्रूव करो। कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हो आप, किसी ने कोर्ट में आपके अगेंस्ट में केस किया, तो आपको प्रूव करना है भाई क्यों गलत है या क्यों सही है, बताओ, है ना। तो कोर्ट में आपको हमेशा रेडी होके जाना है। इफ यू नो दी रूल्स रेगुलेशंस तब आप प्रूव कर पाओगे। एक तो लॉजिकल चीजें होते हैं कुछ, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, और कुछ चीजें किताबी होते हैं कि भाई कहाँ लिखा है, किस पॉइंट में बताया गया है। The director shall be held liable for the false statement made in the prospectus under section 34-35 of the Companies Act 2013, whereas section 34 imposes a criminal punishment on every person who authorized the issue of such prospectus. Section 35 more particularly include a director of the company in the impositions of liability of such for such misstatements. Certain situations when a director will not incur any liability for misstatement in a prospectus are covered under exceptions provided by section 35 subsection 2. But no such exception specifies that relying the statement prepared by the promoters of the company is a valid ground for a director to escape liability for mistake. भाग नहीं सकते आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप डायरेक्टर हो भाई, प्रोमोटर के नाम पे। आप प्रोमोटर ने किया होगा तो सही किया होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ठीक है, क्या लाइबिलिटी हो जाता है मिसस्टेटमेंट करने के बाद, ऑलरेडी पता है आप लोगों को, समरी दिया है, क्रिमिनल लाइबिलिटी एज वेल एज सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी एवरी पर्सन हु ऑथराइज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सिविल लाइबिलिटी कंपनी पे लगता है, डायरेक्टर पे लगता है, प्रोपोज डायरेक्टर पे लगता है, प्रोमोटर पे लगता है, एक्सपर्ट पे लगता है, वन हु ऑथराइज्ड, पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। ये तो फ्रॉड हो जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में टेक कंपेंसेशन टू इन्वेस्टर्स, फ्रॉड नहीं माना जाएगा बट कंपेंसेट करो। डिफेंस में अगर आप अपने आप को डिफेंस करना चाहते हो, डिफेंस बने आपके अगेंस्ट में केस हो रहा है कि आपने गलत किया, आप माने कौन, डायरेक्टर, प्रोमोटर, एक्सपर्ट, चार्टर्ड वगैरह, सीएसईएम वगैरह, जो ऑथराइज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करने में जो ऑथराइज्ड है, आपके अगेंस्ट में अगर गलत बात किया जा रहा है तो आपको डिफेंस करना पड़ेगा कि भाई नहीं मैं गलत नहीं। तो कब ये हो सकता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मेटेरियल है, पहला बात। दूसरा, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होना पड़ेगा, ठीक है। विथड्रॉ, अच्छा इस केस में ये तो हो गया क्रिमिनल के केस में। डिफेंस के सिविल लाइबिलिटी में आप एज ए डायरेक्टर अपना कंसेंट विथड्रॉ कर लो, बिलीव्ड ऑन कंसेंट अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 5, इशू विदाउट हिज नॉलेज पब्लिक नोटिस। ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो भी डिटेल्स मार्केट में आया है वो मेरे नॉलेज से बाहर है। या फिर आपने, अगर आपको पता है तो आप पब्लिक नोटिस दो कि भाई मुझे पता था इसलिए मैंने पब्लिक नोटिस दे दी। पब्लिक नोटिस पेपर के थ्रू से, आज के डेट में सर पब्लिक नोटिस देना बड़ा आसान है, आज के डेट में बड़ा आसान है। क्यों, आप वेबसाइट में दे सकते हो, कंपनी वेबसाइट में, है ना, न्यूज़पेपर में छाप दो, नॉर्मल न्यूज़पेपर एज वेल एज बिजनेस न्यूज़पेपर। नॉर्मली जो लोग स्टॉक मार्केट लेवल में या इन्वेस्टमेंट लेवल में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल न्यूज़पेपर में जो लोग पढ़ते हैं ना वो
नॉर्मली ये सब चीजों में नहीं आते। ठीक है सर, अरे बोझा जाच्छे समझ में आ रहा है? बोल दो ना जरा, हाँ या ना। यस सर। सिर्फ नील को ही समझ में आ रहा है, बाकी लोगों का आवाज नहीं आया। सनोन, आयन, कोनिका, शालिनी, बोलो हाँ सर, सर। समझ रहे ना सर? हाँ सर। Yes, sir. Okay, Rishabh. All the statements contained in a prospectus issued by a company were literally true. It was also stated in the prospectus that the company had paid dividends for a number of years, but there was no disclosure regarding the fact that the dividends were paid out of realized capital profits and not out of trading profits. An allotee of shares wants to avoid the contract on the ground that the prospectus was false in material particulars. मैं फिर से समझाता हूं। एक प्रोस्पेक्टस के अंदर सारा स्टेटमेंट रहता है, मैं आपको प्रोस्पेक्टस बार बार दिखा रहा हूं सर, तो उसी में से कोई प्रोस्पेक्टस में मानो all the statement contained in the prospectus issued by a company were literally true. Okay, it was also stated in the prospectus that the company had paid dividends for a number of years, but there was no disclosure regarding the fact that the dividends were paid out of realized capital profit. माने कंपनी अपना जो कैपिटल में प्रॉफिट किया, मैंने अपना कोई कैपिटल एसेट बेच के जो प्रॉफिट वगैरह किया उसमें से दिया, and not out of trading profit. An allotee of shares wants to avoid the contract on the ground that the prospectus was false in immaterial particulars. तो क्या ये allotee बोल सकता है? तो इसके लिए ऐसे तो डिविडेंड देने का एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं लॉ में बताऊंगा, डिविडेंड का पूरा लॉ है एक, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एज वेल एज डिविडेंड पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट द डिविडेंड्स वर पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज ए concealment of material fact, छुपाना माना जाता है। एज ए कंपनी इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग और रेवेन्यू प्रॉफिट। आप कभी भी कैपिटल प्रॉफिट से नहीं दे सकते, नॉर्मली आपको ट्रेडिंग या रेवेन्यू प्रॉफिट से ही देना पड़ता है। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, हेंस अ मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मटेरियल फैक्ट को छुपाया जा रहा है, कॉन्सील करना माने छुपा देना, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, बाकी चर्चा में डिविडेंड के क्लास में बताऊंगा आपको, ऐसे अकाउंट्स में भी पढ़ाया जाता है ये सब बातें, डिविडेंड का जब कैलकुलेशंस वगैरह होता है कि डिविडेंड नॉर्मली रेवेन्यू प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कंपनी कैपिटल प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको बताना पड़ेगा क्यों, अब इसके पीछे भी कारण है। जब एक कंपनी अपना बिजनेस दिखाता है ना, और कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर को, तो ये कंपनी अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है कि देखो भाई मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है तभी मैं डिविडेंड दे रहा हूं आपको, और कंपनी का प्रॉफिट देख के आप बड़ा खुश होते हो और तब जाके आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, है ना? तो आप कंपनी का प्रॉफिट देख के खुश होते हो तब जाके आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप कंपनी का बिजनेस के बारे में डिटेल्स नहीं जान पाओगे, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको सही बात नहीं बताया जाएगा, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हो। क्यों सर? अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी अपने रेगुलर बिजनेस से अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो अपना एसेट बेच बेच के कैपिटल प्रॉफिट करेगा क्या? क्योंकि एसेट बंदा तब बेचता है, अब घर का बात सोचो ना, आपका घर रेगुलरली चलाने के लिए घर में रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, या तो जॉब करके या तो बिजनेस करके। लेकिन अगर कोई घर वाला अपना कोई जमीन बेच के घर चला रहा है तो कोई अच्छा बात है, या घर का एसेट बेच बेच के अपना फैमिली को रन कर रहा है, तो ये जो प्रॉफिट घर में है ना सर, एसेट बेच के, ये प्रॉफिट ना सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर आपका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है ना, तो जो इसको आप बिजनेस एंगल से रेवेन्यू इनकम बोलते हो, एक फैमिली में भी ऐसे इसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, वो खतरा होता है फैमिली के लिए, क्योंकि एसेट बेच बेच के कितना दिन चलाओगे? कभी ना कभी तो इसको बंगाली में बड़ा अच्छा बोलता है सर, कोलसीर जल गड़ाते गड़ाते कतक्षण। तो बंगाली मुहावरा है सर, एक प्रभाव है, बोलते कि কলসির জল গড়াতে গড়াতে কতক্ষণ, কি বলে না, যারা বাংলা বোঝে তারা বুঝতে পারছে। হ্যাঁ স্যার, কেউ বুঝতে পারলো? বলে স্যার आजकल কেউ बांग्ला पढ़े नाकि, तब तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, फिर भी अगर कभी घर पे सुने हो तो शायद समझ रहा हो, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ना बात सर? हेलो,
बोलो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, या आपका घर कैसे, आपका कंपनी कहाँ से चल रहा है, कहाँ से डिविडेंड दे रहा है, ये मटेरियल फैक्ट है। और अगर आप मटेरियल बात को छुपा दोगे तो फिर मुश्किल क्रिएट हो सकता है। अरे हाँ ना बोलो सर, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर दो कभी कभी, मुझे भी अच्छा लग जाता है। यस सर। थैंक यू। A prospectus issued by a company, another question sir, contains certain misstatements. On becoming aware of the fact regarding misstatement in the prospectus, one of the experts, Anilesh, ठीक है, who had earlier given his consent, forthwith gave a reasonable public notice stating that the prospectus was issued without his knowledge and consent. उसके नॉलेज के बिना, उसके कंसेंट के बिना ये इशू हो रहा है, ठीक है, उसके नॉलेज के बिना, उसके कंसेंट के बिना ये इशू हो रहा है। Is it possible for Anilesh to escape liability for misstatement in the prospectus? The answer is that, sir, कैसे लिखना है इसको? Section 35 subsection 2 of the Companies Act 2013 states that no person shall be liable under subsection 1 if he proves that the prospectus was issued without his knowledge or consent. ऐसे केसेस में अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई चार्टर्ड है, कोई सीएमए है, कोई कंपनी का सीएफओ है या डायरेक्टर है, कोई भी एक्सपर्ट्स कोई भी है, वो अपने आप को बचा सकता है, ठीक है, डिफेंड कर सकता है कि मेरे नॉलेज के बाहर हुआ है, ठीक है, एंड जब मुझे पता चला तो मैंने उसके पब्लिक नोटिस दे दिया that it was issued without his knowledge or consent. The case Anilesh is covered under the above exceptions provided in the subsection 2 and therefore he will escape liability for misstatement in the prospectus. Yes, कर सकता है, लेकिन as per the पूरा लॉ के हिसाब से चलना है, ठीक है, तभी वो अपने आप को इस चंगुल से बचा सकता है। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्टमेंट, किसी को जबरदस्ती इंड्यूस करना, जबरदस्ती मैंने मारपीट थोड़ी सर, मैंने इस तरह से लोगों को फंसाना, ठीक है, जो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर कवर करता है कि पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 36 इसके बारे में बात करता है। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी, द प्रोविजन इज स्टेटेड एज दैट a person who either knowingly or recklessly makes any statement, ठीक है, या तो जानबूझ के या तो रेकलेस माने बिना कुछ सोचे समझे प्रॉमिस और फोरकास्ट, प्रॉमिस कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है, which is false, जो वास्तव में नहीं हो सकता, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग और डेलिबरेटली काउंसिल्स, जानबूझ के छुपा रहा है एनी मटेरियल फैक्ट्स टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू एंटर इनटू और टू ऑफर टू एंटर इनटू, या तो जबर उसको इस तरह का फोर्स कर रहा है या फिर इस तरह का प्रलोभन दे रहा है जो उसको बाध्य कर रहा है या फिर ऑफर कर रहा है, ऐसे केस को फ्रॉड बोलते हैं। एन एग्रीमेंट फॉर विथ और विथ अ व्यू टू एक्वायरिंग, disposing, subscribing for an underwriting securities, any agreement the purpose of pretended purpose of which it is secure a profit to any other parties from the yield of securities or by reference to fluctuations in the value of securities, माने अगर शेयर से जो भी पैसा आएगा उसमें से आपको प्रॉफिट का पार्ट दिया जाएगा, प्रीवियसली आप एक एग्रीमेंट बना रहे हो, एनी एग्रीमेंट फॉर विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई बैंक से कोई क्रेडिट फैसिलिटीज ले रहे हो इस तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके, shall be liable for action under section 447, ठीक है। मिस स्टेटमेंट, जैसे बड़ा केस है विजय माल्या, यूपीए सरकार था, कांग्रेस लीड गवर्नमेंट था, आपको पता है क्या हुआ था? हाँ सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी बड़ा अमाउंट का लोन लेके जो नहीं देना चाहिए था, और भी बहुत सारा केस बना है, रोटोमैक, फिर आपका गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, नीरव मोदी का केस था, ये तो बड़ा केस हो गया। छोटा मोटा भी है, जैसे छोटा भी नहीं है, बंगाल में बड़ा सा एक मतलब एक मास स्कैम हुआ है सर, मास स्कैम, जो कंपनी नहीं है बेसिकली प्रॉपर, कोई एक चिट फंड कंपनी था, कंपनी तो है बट सेबी लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों से पैसा ले रहा है, डिपॉजिट का पैसा ले रहा है, लोगों को बोल रहे हैं कि डबल देंगे या फिर 25%, 30%, 50% रिटर्न का वादा करके पैसा ले रहा है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट चुप है, पता नहीं सर, अरे पब्लिक भी कैसा है, ना कुछ देखा ना कुछ सुना, बस। चलो ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 447 आर गिवन लेटर इन दिस चैप्टर, ओके।
अच्छा, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन. According to section 37, a suit may be filed or any other action may be taken under section 34, section 35 or section 36 by any persons, group of persons or any association of persons affected by any misleading statements or the inclusion or omission of the matter in the prospectus. Section 37 has paved way for class action. ठीक है, जिनके साथ गलत होगा वो एक्शन ले सकता है, जिसका प्रोविजन सेक्शन 37 में. क्लास एक्शंस, गिफ्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसको क्लास एक्शन बोलते हैं. क्लास एक्शंस शूट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फाइलिंग ए शूट अगेंस्ट ए डिफेंडेंट, जो अपने आप को बचाना चाहता है, बेसिकली जिसके अगेंस्ट में फ्रॉड का केस लग रहा है, तो ग्रुप ऑफ पीपल फाइल कर सकते हैं. क्लास एक्शंस हु हैज कॉज्ड कॉमन हार्म टू द एंटायर ग्रुप और क्लास, जैसे कि मैं बोला ना आपको, मास स्कैंडल हुआ है सर शारदा रोज वैली के नाम पे, या फिर विजय माल्या का केस भी बात बोल सकते हो आप, रोज वैली, या फिर गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स मुंबई वाला जो कंपनी है. सत्यम कंप्यूटर्स का भी बहुत बड़ा स्कैम था, हैदराबाद बेस्ड. बहुत सारा ऐसा है. दिस इज नॉट लाइक अ कॉमन लिटिगेशन मेथड वेयर वन डिफेंडेंट फाइल्स ए केस अगेंस्ट अनदर डिफेंडेंट. ये कोई एक लिटिगेशन नहीं है. लिटिगेशन में केस जहां एक बंदा दूसरे के अगेंस्ट में कर रहा है, while both the parties are available in court. In the class of class action suit, the class or the group of people filing the case need not be present in the court and can be represented by one petitioner. कोई भी एक जन भी आप में जा सकता है. The benefit of this type of suits is that if several people have been injured by one defendant, each of the injured person need not file a case separately, but all of the people can file one single case together against the defendant. जैसे आपको एक छोटा सा रिसेंट चीज बता रहा हूं. अब इसका कोई केस तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इसके अगेंस्ट में एक पुलिस स्टेशन में कुछ दर्ज हुआ है. आप लोगों को पता है रिसेंटली एक पॉलिटिकल एंटिटी बना है जिसका नाम है इंडिया. सुने हो आप लोग? यस सर, यस सर. बीजेपी को काउंटर करने के लिए, ठीक है, बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक एंटिटी बनाया गया जिसका फुल फॉर्म दिया गया है इंडिया. मैं सुन रहा था कि इस इंडिया नाम को देने वाला और कोई नहीं, हमारा पश्चिम बंगाल का रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ममता दीदी है. रिकमेंडेशन उन्होंने किया और बाकी जो 25 पॉलिटिकल पार्टीज है ऑल ओवर द इंडिया, उन लोगों ने, मतलब राहुल गांधी समेत बाकी और भी पॉलिटिकल पार्टीज लीडर, इसको एक्सेप्ट किया. नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट ये जो नीतीश कुमार को छोड़कर सर, नीतीश कुमार ने तो हाँ बोला ना, ना बोला उन्होंने, वो ना बोला है. अच्छा, विरोध किया. इंडिया रिसेंट क्या लिखने से आएगा सर? पॉलिटिकल क्या सिचुएशन, इसको क्या लिखने से बताएगा? इसका इसके अगेंस्ट में ना किसी ने केस फाइल किया. ठीक है, क्या एक फुल फॉर्म दिया है जो पॉलिटिकल एनडीए के जगह में ये आ रहा है, फुल फॉर्म कुछ दिया, मतलब जिसका फुल फॉर्म बनता है इंडिया. तो बेसिकली बीजेपी को काउंटर करने के लिए बाकी भारत का ऑलमोस्ट सारा पॉलिटिकल पार्टी जुड़ गए, 2-4 को छोड़ के. उनका मानना है कि जिन्होंने केस किया कि इंडिया वर्ड आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये देश के नाम है सर, ये नेशन को बताता है. तो इसके लिए भी ना कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे नियम है कि इंडिया वर्ड का यूज कहाँ नहीं किया जा सकता. अब देखो, अगर ये केस पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लिटिगेशन फाइल करता है, अब आगे देखा जाएगा कि ये नाम को लेके भी कुछ तो होने वाला है. अब आई डोंट नो कि रियल में कुछ होगा कि नहीं होगा, बट अब देखने को मिलेगा. जैसे मैं आपको बता रहा था कि सत्यम का केस बता रहा था. द नीड फॉर दिस टाइप ऑफ शूट वाज फर्स्ट फेल्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सत्यम स्कैंडल. सत्यम स्कैम में क्या था सर, ये एक हैदराबाद बेस्ड स्कैंडल है. गूगल करोगे ना, जस्ट लिखो सत्यम, आ जाएगा स्कैम. ठीक है, सत्यम स्कैंडल आ जाएगा. ये बेसिकली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी था, माने जैसे आज के डेट में टीसीएस इन्फोसिस है ना, वैसा ही. ये देखो, Hyderabad property market collapsed, leaving a trail back to Satyam. Scandal was brought into light 2009. इसका जो चेयरमैन था उसका नाम था बायराजू रामलिंगम राजू. ठीक है, इनका जो स्कैंडल था बेसिकली अपना प्रॉफिट को गलत दिखाया था. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये बताना चाह रहा था कि इसका बहुत प्रॉफिट हुआ है और शेयर होल्डर को काफी बड़ा
ऑफर कर रहा था, मतलब शेयर होल्डर भी इनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था। और इनके पीछे ये अकेला नहीं था, ऑडिटर भी थे। पीडब्ल्यूसी जैसे बिग फोर फर्म भी इन पे शामिल थे। उनका एक्चुअली बिग फोर तो डायरेक्टली नहीं थे, पर उनका चार्टर्ड जो थे वो शामिल थे। इनके बिना संभव नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट में सही बता रहा था। फिर बाद में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, तब इनका खेल पता चला। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ सर, 7,000 करोड़ का मैनिपुलेशन किया था अकाउंट्स में। इसको अकाउंटिंग फ्रॉड में पढ़ा जाता है, ऑडिट में पढ़ा जाता है। और बेसिकली ये किसी एक के साथ नहीं सर, ये एक पूरा सोसाइटी के साथ, एक नेशन के अगेंस्ट में बोल सकते हो, एक क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर के अगेंस्ट में ये कंपनी का बहुत बड़ा ये था। तो इसीलिए ये केस के बाद से कंपनीज एक्ट में काफी चेंजेस आया है शेयर मार्केट में, where large group of persons were cheated and all such persons had to lose their hard earned money invested in the stock market during that time. It was felt that it was not at all viable and cost effective for small stakeholders, जो छोटा छोटा शेयर होल्डर है उनके लिए तो काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जो लोग हार्ड अर्न मनी मार्केट में लगाया है ना, समझ रहे हो सर। तो उनके लिए लॉ को और बेहतर किया गया, और उसके बाद से तो अभी इतना बड़ा स्कैंडल और सामने नहीं आया सर। Millions of cheated investors during that time formed a large group and filed a case against the company. But since there was no available legal remedy or law, क्योंकि कोई proper law नहीं था, which could actually support this type of litigation initiations by a group, it became tough for those investors to take a recourse or gain advantage from the Indian judicial system. तो ये प्रॉब्लम ने सिखाया, तो तब क्लास एक्शन शूट किया गया इन इंडिया, वेर सो फार फाइल अंडर दी गाइज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, इसको पीआईएल फाइल बोलते हैं। कोर्ट्स वर फ्री टू डिसमिस देम, पहले होता था। द शेयर होल्डर्स ran pillar to post right from national consumer dispute redressal commissions up to the extent of Supreme Court and ultimately had their claims rejected. समझ रहे हो सर। लेकिन साथ में ये धीरे धीरे ये सब चेंज हुआ, तो अभी कंपनीज एक्ट इसमें काफी बड़ा अप्रोच लिया है सर। एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया है, एम अप्लाइज फॉर शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस which contains a misstatement. The shares are allotted to him, so afterwards transfer them to N. Whether N can bring an action for an rescission on the ground on misstatement under section 37 on कंपनी से 2013। शेयर M ने लिया, M बाद में उसको N को ट्रांसफर किया, और प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था। तो सवाल करते हैं आपको कि सेक्शन 37 आपको क्या रेमेडी देता है। M ने N को दिया, तो सवाल ये उठता है, N cannot bring an action for rescission of contract for buying shares from him on the ground of misstatement. Section 37 of Companies Act 2013 does not become applicable in such a situations. It is noteworthy that according to Section 37, a suit may be filed or any other actions may be taken under Section 34 or 35 or Section 36 only by any person, group of persons, or any association of persons affected by any misleading statement or the inclusion or omissions of any matter of the prospectus. Therefore, only AIM is eligible to file a suit. N is not. क्योंकि प्रोस्पेक्टस पढ़ के शेयर एम ने लिया था, एन ले नहीं। तो अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस फाइल कर सकता है तो वो एम जैसे लोग कर सकते हैं, ना कि एन जैसे लोग, क्योंकि एम ने एन को दे दिया, एन डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस से नहीं दिया, वो एम से लिया, तो वो कंपनी के अगेंस्ट में फाइल नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं सर फ्रॉड के ऊपर। 447 आ गया आपके सामने, ठीक है। फ्रॉड आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है। हाँ सर, कितना सारा फ्रॉड हो सकता है आपको समझ में आ ही रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अरे बात समझ में आ रहा है सबको। हाँ सर। Section 447, punishment for fraud. According to it, any person who is found to be guilty of fraud involving an amount of at least 10 lakh rupees or 1% of the turnover of the company, याद रखना, कंपनी के टर्नओवर का 1% या फिर 10 लाख, whichever is lower, shall be punishable with imprisonment for term which shall not be less than 6 months. कम से कम 6 महीने का जेल, पर ये 6 महीने का जेल 10 साल तक का जेल में बदल सकता है। And shall also be liable to fine which shall not be less than the amount involved in the fraud. यानी कम से कम 10 लाख या कंपनी का टर्नओवर का 1%, जो भी कम होगा। और जो भी फाइन आपको किया जाएगा जेल के साथ साथ, जो फ्रॉड का अमाउंट है उसको भी 3 गुना ज्यादा हो सकता है।
may extend to 3 times of the amount involved in the fraud. आपको सजा में सुनाया जा सकता है. It is provided that where the fraud in questions involves public interest, माने एक को नहीं सर हजारों को चीट किया गया है, the term of imprisonment shall not be less than 3 years. अगर पब्लिक चीटिंग का मैटर है ना 3 साल का सजा, बड़ा सजा सर, और 10 साल भी जा सकता है. ये रामलिंगम राजू अभी भी जेल में है. पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर को छुड़वाया गया है. It is provided further that where fraud involves an amount less than 10 lakh rupees or 1% of the turnover of the company, whichever is lower and does not involve public interest नहीं है, any person guilty of such fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 50 lakh rupees. 5 साल तक का सजा हो सकता है, कम से कम 6 महीना तो है ही, बट ये थोड़ा कम है, और 50 लाख तक का फाइन लगेगा, या फिर जेल और सजा दोनों मिल सकता है. जेल और सजा दोनों मिल सकता है, माने फाइन दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी कोर्ट डिसीजंस. Fraud, that fraud is in relation to affairs of a company or any body corporate, include any act, omission, यानी कोई गलत काम करना, omit करना, concealment of any fact, abuse of positions, अपने positions का फायदा उठाना. आप एक ऑडिटर हो, अपने पोजीशंस का फायदा नहीं उठाना चाहिए भाई. आपको दुनिया का फाइनेंस का आपको मतलब सबसे ऊपर रखा गया, आपको सर्वोपरि. ऑडिटर ने बोल दिया मैंने सब सही है, पोजीशंस का अब्यूज ना करें. कंपनी सेक्रेटरी हो आप, आपका बड़ा रोल प्ले है. कॉस्ट ऑडिटर हो आप, कंपनी का बिजनेस वैल्यूअर हो आप अपना पोजीशंस का मिस यूज ना करें, चंद पैसों के लिए अपने आपको ऐसा ना करें. कमिटेड बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद कन्वीनियंस इन एनी मैनर विद इंटेंट टू डिसीव और गिव और टू गेन अनड्यू एडवांटेज. अगर आपका मानसिकता ऐसा है कि आप एडवांटेज लेना चाहते हो या फिर किसी को इंजोर करना ही आपका मेंटेलिटी है, द कंपनी और इट्स शेयर होल्डर्स और इट्स क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन वेदर नॉट देयर इज एनी wrongful gain or wrongful loss. Wrongful gain, the term wrongful gain means the gain by unlawful means of property of which person gaining is not legally entitled. मैंने आप लीगली कोई गेन नहीं कर रहे हो, इलीगल गेन करना चाहते हो. wrongful loss माने the loss by unlawful means of property to which the person losing is legally entitled. माने जिनका प्रॉपर्टी है वो उसको लॉस कर रहा है. यहाँ पर जो भी मैंने आपको इतना देर से बताया उसका पूरा शॉर्ट में दिया है कि अगर आप फ्रॉड करते हो 10 लाख से कम या फिर टर्नओवर 1% से कम है तो आपको 50 लाख तक का फाइन और एन एंड माने या फिर जेल होगा या फिर दोनों होगा 5 साल का अप टू. अगर आपका 10 लाख से ज्यादा है या 1% ऑफ टर्नओवर है, व्हिचएवर इज लोअर, पब्लिक इंटरेस्ट नॉट इन्वॉल्व्ड है ये दोनों केस में, ठीक है, तो आपको मिनिमम फाइन इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड मैक्सिमम फाइन 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड. कम से कम 6 महीने का जेल, मैक्सिमम 10 साल का सजा जेल, ठीक है. एंड हाँ दोनों मिला के, और नहीं है इसमें. और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप फ्रॉड कर रहे हो एक साथ बहुत सारे लोगों को, मिनिमम फाइन इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम फाइन 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मिनिमम 3 साल का सजा एंड मैक्सिमम 10 साल का सजा. ये दोनों एंड है, मैंने मिलके होगा, ठीक है. याद रखे बात को, ये बात को याद रखे. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिया आपको आज, मजा आया होगा आप लोगों को, ठीक है. सर एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है, बट आज मैं थोड़ा सा ऑफ करूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ काम है. तो आपको मैं बताता हूँ कि प्राइवेट प्लेसमेंट का थोड़ा डिटेल्स में प्राइवेट प्लेसमेंट बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. प्राइवेट प्लेसमेंट बता के मैं आपके साथ क्या करूंगा सर आपको मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा क्लास में, फिर इसी क्वेश्चन के ऊपर आपका टेस्ट भी लूंगा, ठीक है. जैसे यहाँ पर आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन इस चैप्टर रिलेटेड एक टेस्ट हो जाएगा. तो आप रेडी करो. प्राइवेट प्लेसमेंट थोड़ा मैं बाकी रखा, नेक्स्ट क्लास में आपको प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा दूंगा, ठीक है. फिर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनी लॉ का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. क्वेश्चंस रेडी हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएंगे आपका प्रिपरेशन. आशा करूंगा कि आपको क्लास समझ में आया. हाँ सर, क्लियर है ना? यस सर. तो फिर आज सर इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीक बाकी बात करते हैं. ओके, गुड नाइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank Good you, night, sir. sir. ओके सर, बाय, गुड नाइट.